दल हैं वो लगातार दबाव बनाने का प्रयास करें। आप देखिए टीडीपी कई मंत्रालय मांगना चाह रहा है, वहीं जेडीयू की बात करें तो वो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी और खासकर जो कह सकते हैं कि जो उनका आला कमान है वो बुरी तरह से फंसा हुआ है। किसको क्या दिया जाए, किसको क्या ना दिया जाए, कई तरह के फॉर्मूले पर बात हो रही है। अब आप बिहार में ही देखिए कि सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से मांझी उनको भी एक मंत्रालय दिया जाएगा, वहीं चिराग पासवान को भी एक मंत्रालय दिया जाएगा। कहा जा रहा था कि ये बड़े बड़े मुद्दे लोकसभा से लेकर राज्यसभा के अंदर उठाए जाएंगे और इन्हीं मुद्दों के तहत भारतीय जनता पार्टी अब अपनी एक नई रणनीति को इख्तियार करती हुई नजर आई है। लेकिन यही मुद्दे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पर इस बार भारी पड़ते हुए ना नजर आए। यही वजह से चेहरे नहीं है जिनको आप आगे करके बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो मजबूरी में बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि इस समय जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो है बिहार की राजनीति से ऊपर बढ़ के अब केंद्र की राजनीति में भी अपनी भूमिका उस तरीके की ही बना ली है। जैसे भाजपा को सरकार बनाने के लिए बिहार में ज़रूरत पड़ती है नीतीश कुमार की, ठीक उस तरीके से ही अब केंद्र में भी स्थिति पैदा हो गई है। तो देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार की पार्टी का जो है अगर प्रतिशत सीटों के तौर पर देखा जाए तो बेहतर अगर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि स्थिति कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जा सकती है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुके हैं, चुनाव परिणाम भी आ चुके हैं और एनडीए शपथ समारोह की तैयारी में भी है। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही हैं जो प्रधानमंत्री का पद नरेंद्र मोदी को तीसरी बार दिलाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बदौलत ही बहुमत का आंकड़ा एनडीए पार करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये एनडीए की सरकार चलेगी कैसे और कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी दांव पेच फंस सकता है। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू लगातार स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार तमाम वो बड़े मंत्रालय, खासतौर पर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय मांगने के फिराक में, और इसी में कहीं ना कहीं जो पूरा एनडीए खेमा है उसमें हलचलें तेज हैं इस मुद्दे को लेकर के। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इस मजबूरियों के गठबंधन में अपना जो मांग रखा है, अपनी जो मांगों को रखा है, और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार जो है क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन रहे हैं और क्या आने वाले समय में फिर से वो एनडीए से रिश्ता तोड़ते हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। तमाम पहलू हैं जिन पर बात करना जरूरी है। क्या वाकई में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हम समीकरण देख रहे हैं, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे और ये एनडीए की सरकार जो काफ़ी जद्दोजहद के बाद बहुमत के आंकड़े को छू पाई है, कितनी दिनों तक चलेगी, क्या कुछ इसके समीकरण हो सकते हैं। न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगी हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार चंद्रबाबू नायडू और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो एनडीए ने पार कर लिया और शपथ समारोह की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जिस तरीके से सियासी सफर रहा है उस पर कहीं ना कहीं संदेश सबका बना हुआ है और नीतीश कुमार इस बात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है शपथ समारोह तय की जाए। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जिस ढंग से मांग की गई है, क्या कुछ आपको लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, खासतौर पर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय? देखिए, बिल्कुल चुनौती तो बड़ी है ही, क्योंकि अगर 2019 की बात करें, 14 की बात करें, दोनों बार आपने देखा होगा कि इस तरह की कोई बात उठी नहीं, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, किसको क्या दिया जाएगा। बीजेपी ने जिसको जो दिया उसने वो रख लिया। लेकिन अब चूंकि बीजेपी खुद अल्पमत में नजर आ रही है, तो ऐसे में जो सहयोगी दल हैं वो लगातार दबाव बनाने का प्रयास करें। आप देखिए टीडीपी कई मंत्रालय मांगना चाह रहा है, वहीं जेडीयू की बात करें तो वो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी और खासकर जो कह सकते हैं कि जो उनका आला कमान है वो बुरी तरह से फंसा हुआ है। किसको क्या दिया जाए, किसको क्या ना दिया जाए, कई तरह के फॉर्मूले पर बात हो रही है। अब आप बिहार में ही देखिए कि सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से मांझी उनको भी एक मंत्रालय दिया जाएगा, वहीं चिराग पासवान को भी एक मंत्रालय दिया जाएगा। तो अब 5 सांसदों वाले दल को भी एक और एक कह सकते हैं जिसका पास सांसद उसको भी आप एक ही मंत्रालय दोगे तो आपस में मुश्किल पैदा होती हुई नज़र आएगी। वहीं कल जब एनडीए के तमाम सारे जो
सहयोगी थे मंच पर बैठे हुए थे, वहीं जयंत चौधरी को नीचे बैठाया गया, यानी कि कह सकते हैं कि आम जो लोग बैठे हुए थे, सब जो पार्टी के लोग बैठे हुए थे वहाँ पर बैठाया गया। तो उसको लेकर भी काफ़ी तनातनी का माहौल चल रहा है, क्योंकि सब लोगों को लेकर चलना, सबको साधना इतना आसान नहीं होता, और जब आप कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ते हो तब ये चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हर एक चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं मुद्दे बनते हुए नज़र आते हैं। अब बीजेपी किस तरह से वो साधेगी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी किस तरह से अब 5 साल सरकार चलाएगी, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरों के सहारे कहीं ना कहीं जो है सरकार में है। क्योंकि संजय सिंह कल कह रहे थे कि उनसे जब पूछा गया कि कितने दिन सरकार चलेगी, उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे तब तक सरकार चलेगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से दूसरों के सहारे यहाँ पर मोदी सरकार नज़र आती है। जी बिल्कुल, सहारे तो नजर आते हैं, लेकिन सर एक पहलू इसका यह भी है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लगातार जो है मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो पहले भी कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, क्या वो बगावती सुर अपना सकते हैं? देखिए, फेरबदल होगा तो जाहिर बात है कि हो सकता है बगावत होती हुई नजर आए। कई लोग चाहते होंगे मुझे ये मंत्रालय मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो उनका भी गुस्सा निकल कर सामने आ सकता है। कई लोगों का कुछ और कहना होगा, कई का ये कहना होगा कि हमारे यहाँ से भाई इतने मंत्री बनाए जाएँ, अगर नहीं बनाए गए तब गुस्सा हो सकते हैं। तो गुस्से होने के तो कई कारण, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर कमज़ोर है, और ये चीज़ हो जाती है कि जब आप पूरी कह सकते हैं फुल पावर के साथ में सत्ता में नहीं आते हो तो सहयोगी दलों की आपको बात माननी पड़ती है। और जाहिर बात है कि बीजेपी लगातार 14 और 19 की बात करें तो फुल बहुमत के साथ में सत्ता में काबिज हुई थी, और कहीं भी आपने सुना नहीं होगा इस तरह की बातें। लेकिन अब चूंकि वो कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं तो लगातार चाहे टीडीपी है, जेडीयू है, या और भी जो दल हैं वो बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में इन सब चीज़ों का हल कैसे निकल पाता है, क्या वाकई में जितने दल हैं सबको बीजेपी मना पाएगी, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि सरकार तो देखिए बनती हुई नज़र आ रही है एनडीए की, लेकिन साथ में रस्साकशी का माहौल भी है कि कौन किस पद पर जाएगा, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, इसको लेकर अभी भी आपस में तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, वो कहने की धाराशायी होता हुआ नजर आया, और 300 का आंकड़ा भी एनडीए नहीं छू पाई। ऐसे में जो सहयोगी दल है, जो एनडीए के दल हैं, उन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निर्भर होना पड़ रहा है, और यही वो बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं इस बार की जो मोदी सरकार है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी सरकार गिर सकती है, बड़ा उलटफेर हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी को वो तमाम बड़े फैसले जिसको लेकर के चुनावी मैनिफेस्टो में वादे किए गए उनके आगे भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ सकता है। मेरे साथ नाजमिन है, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नाजमिन, जिस तरीके से इस बार की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में तमाम वो पहलू हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को समझौता करना पड़ सकता है, खासतौर पर अग्निवीर योजना यूसीसी को लेकर के नीतीश कुमार ने पहली ही बैठक में इस बात को कह दिया था। तो क्या कुछ लगता है क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद जो है और कमजोर होती हुई नजर आएगी? देखिए, वाकई यहाँ पर सिराज बात करें अग्निवीर योजना हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या सीएनआरसी का मुद्दा हो या वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, ये ऐसे मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है और सरकार बनाने का दावा उन्होंने कल पेश कर दिया है, जिसके बाद अब 9 जून को प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आएंगे। तो ये कहा जा रहा था कि ये बड़े बड़े मुद्दे लोकसभा से लेकर राज्यसभा के अंदर उठाए जाएंगे और इन्हीं मुद्दों के तहत भारतीय जनता पार्टी अब अपनी एक नई रणनीति को इख्तियार करती हुई नजर आएगी। लेकिन यही मुद्दे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पर इस बार भारी पड़ते हुए ना नजर आए। यही वजह बन रही है कि नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ये अपनी मांगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए के साथ जुड़ते हुए नजर आए। लेकिन अगर यही इनकी मांगे पूरी होती हुई नजर नहीं आई, जैसे कि मंत्रालयों की बात करें, जितने मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं यहाँ पर, या जौन से मंत्रालय की यहाँ पर मांग करते हुए वो नजर आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर नहीं आई तो आप देखिएगा कि नीतीश कुमार को लेकर जो हमेशा से कहा जाता है कि बिहार में पलटी मारते हुए नजर आते हैं, जो 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आए थे, एनडीए का साथ छोड़ते हुए नजर आए थे, उससे पहले वो एनडीए के साथ थे। फिर यहाँ पर आपने 2024 में भी देखा होगा कि महागठबंधन का साथ छोड़कर वो कैसे यहाँ पर एनडीए के साथ आ गए थे। तो पलटू राम उन्हें कहा जाता है। अगर ऐसा यहाँ पर देखने को मिल सकता है तो नीतीश कुमार आने वाले वक्त में कोई बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी का ना बिगाड़ दे। यही वजह है कि अभी से ही नीतीश कुमार को मनाने की जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि
बिहार में भी 2025 में विधानसभा चुनाव है, उसमें यहाँ पर नीतीश कुमार कहीं उनका खेल ना बिगाड़ दें। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार कहीं खेल ना बिगाड़ दे, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से जो बातें खुलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो पहली बैठक के बाद जो है चीजें खुलकर सामने आई और साफ तौर पर बिहार के वो तमाम बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा इस बात को कहते हुए नजर आए कि 2025 का विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी सीएम चेहरा जो है वो नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में मेरा अगला सवाल रहेगा अबरार से, जिस तरीके से हमने देखा अबरार की कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में बड़े दिग्गज नेता हैं, खासतौर पर सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात करें, इस बात को कहना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो है साल 2025 का चुनाव लड़ जाएगा। ऐसे में क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच ये डील हुई है कि आप हमें जो है प्रधानमंत्री बनाने में मदद कीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाने में मदद कर सकते हैं? देखिए, ऐसी डील की कोई स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार जो है आगे इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उनके पास सीटें, और ख़ास तौर पर अगर अभी देखा जाए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई बड़ा चेहरा मौजूद नहीं है। हर भले ही हम सम्राट चौधरी का नाम ले लें, विजय सिन्हा का नाम लें, लेकिन ये वैसे चेहरे नहीं हैं जिनको आप आगे करके बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो मजबूरी में बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि इस समय जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो है बिहार की राजनीति से ऊपर बढ़ के अब केंद्र की राजनीति में भी अपनी भूमिका उस तरीके की ही बना ली है। जैसे भाजपा को सरकार बनाने के लिए बिहार में ज़रूरत पड़ती है नीतीश कुमार की, ठीक उस तरीके से ही अब केंद्र में भी स्थिति पैदा हो गई है। तो देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार की पार्टी का जो है अगर प्रतिशत सीटों के तौर पर देखा जाए तो बेहतर अगर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि स्थिति कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जा सकती है। लेकिन वो मामला तब फंसेगा जब नीतीश कुमार केंद्र में कहीं ना कहीं भाजपा से डील करेंगे कि अगर उनको बिहार राज्य में पीछे किया जाएगा या फिर उनकी पार्टी को उस तरीके से सम्मानजनक जो है पद नहीं दिए जाएंगे तो वो केंद्र में उनसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है बड़े दाव में फंसने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर केंद्र में ज़रा से भी इधर से उधर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की जो सरकार है वो पूरी तरीके से डमाडोल की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए बिहार और केंद्र दोनों को मिला करके भाजपा को चलना पड़ेगा, और बिहार में तो नीतीश कुमार को आगे रखना ही पड़ेगा। अगर विधानसभा चुनाव में मान लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी का जिस तरीके से जनाधार गिर रहा है बीते 2-3 चुनाव की अगर हम बात करें, उसके बावजूद भी अगर इस चुनाव में भी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उस चुनाव में भी अगर नीतीश कुमार को जो सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है उसके बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। और ये केंद्र की जो है आप कह सकते हैं कि मजबूरी की वजह से जो भाजपा को यह कदम उठाना पड़ेगा। एक सवाल जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस बार की सरकार है वो कमज़ोर स्थिति में है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कमज़ोर आएगी, क्योंकि अब देखिए कि टीडीपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें तमाम तरह के दावे किए गए मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, या फिर कहीं ना कहीं जो कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मदरसे हैं उसकी ज़मीनों को आवंटित करने के लिए, या फिर जो मौलानाएँ हैं उनको कहीं ना कहीं सैलरी की बात की गई है, हज के लिए जो है तमाम तरह की फंडिंग की बात की है, 5 लाख बिना ब्याज के जो है कह सकते हैं कि उनको लोन देने का व्यवस्था किया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो पूरा का पूरा चुनाव है ये कहीं ना कहीं आरक्षण के विरोध में ही, यानी मुस्लिम आरक्षण के विरोध में ही कहीं ना कहीं चुनाव लड़ी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम बड़ी चुनौतियां हैं, और खास तौर पर देखें तो स्पीकर पद को लेकर के नीतीश कुमार ने उस अग्निवीर योजना पर ही सवाल उठा दिया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुखरता से जो है आगे चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कई मौकों पर इस बार समझौता करना पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल करना पड़ सकता है। जहाँ तक बात इन तमाम मुद्दों की है तो मुझे लगता है कि यही भाजपा के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है मुश्किल परिस्थिति में डालने वाली वजह बन सकती है, चूँकि ऐसे समय पर जब खुद प्रधानमंत्री जो हैं इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं और ख़ास करके मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बयान देते हैं, लेकिन इस समय आप देखिए टीडीपी के एक नेता ने साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम आरक्षण उनके राज्य में जारी रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब ऐसे फैक्टर हैं, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अगर भाजपा भविष्य में इस कार्यकाल में अगर कदम उठाने की कोशिश करती है तो जाहिर सी बात है कि मामला फंसता हुआ नजर आएगा। और नीतीश कुमार की भी राजनीति बिल्कुल इस तरीके की है। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं फिर 1-1.5 साल
साल 2 साल के बाद वो नीतियों से जो है कहीं ना कहीं खिलाफ होकर के सत्ता से जो है बाहर का रास्ता जो इख्तियार कर लेते हैं, तो वो इस सरकार में भी इस तरीके का काम कर सकते हैं और ख़ुद टीडीपी के मुखिया जो चंद्रबाबू नायडू वो भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार भाजपा के लिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहीं ना कहीं ये सरकार जो गठबंधन की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, ये भाजपा की सरकार नहीं है। और पिछले बार जो सरकार थी वो भाजपा की सरकार थी, लेकिन ये गठबंधन की सरकार है, ये आपको जहन में रखना पड़ेगा। और जो जो पार्टियों की प्राथमिकताएं, चाहे वो टीडीपी की हो या फिर जेडीयू की हो, उन तमाम प्राथमिकताओं को जो है जहन में रखना पड़ेगा। कल नीतीश कुमार जब बयान दे रहे थे अपना, जब वो समर्थन पत्र सौंप रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने बयान दिया, उस समय भी उन्होंने इशारों में कई सारी बातें कही थी। बिहार में जो बचे खुचे काम है उसको लेकर के भी कहा था कि बिहार का भी काम अब जो है हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ख़ास करके जो 2 विशेष मुद्दा है, विशेष राज्य को लेकर के आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनेंगे चंद्रबाबू नायडू, वो भी इस मुद्दे को उठाते रहे कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और बिहार के भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार ने कई बार अपने चुनावी अभियान में इस बात को दोहराया है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, जबकि वो सरकार का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम बातों को वो मनवाने की जो है भरपूर कोशिश करेंगे। और ये अगर फैसला मान लीजिए केंद्र सरकार मानती है, प्रधानमंत्री इसको अप्रूवल देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र के खजाने पर एक बोझ बढ़ेगा। लेकिन ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी ये राजनीतिक मजबूरी है, और अगर वो ये नहीं करेंगे तो कभी भी रातों रात सरकार बदल सकती है। नीतीश कुमार का खेला पता है, वो पहले से खेल सेट करते हैं, शाम को इस्तीफा और सुबह 10 बजे वो शपथ ले लेते हैं। बिहार में इस तरीके का खेल आपने कई बार देखा है, और ठीक इस तरीके की स्थिति आपको केंद्र में भी देखने को मिल सकती है अगर उनके जो है मांगों को लेकर के केंद्र सरकार ज़रा से भी इधर उधर करने की कोशिश करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को देखा गया है कई मौक़ों पर जिस तरीके से वो सुबह कहीं ना कहीं इस्तीफा देते हैं और शाम को फिर से शपथ ले लेते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि नीतीश कुमार के बने रहना और नीतीश कुमार को साथ में लेकर चलना कहीं ना कहीं मुश्किलों से भरा है। और नीतीश कुमार की अगर मांगों को ठुकराया गया, समझौता नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है सरकार जो है वो गिरती हुई भी नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।